नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह शेखावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जैसा कि नाम से विदित है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश के बारे में पिछले भाग में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस भाग में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र बेसिकली जो अपना स्थिर आवेश होता है, उसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, जिसके अंदर कूलम्ब बल का अनुभव किया जा सके। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से चुंबक के चारों ओर भी एक क्षेत्र होता है बच्चों। उस क्षेत्र के अंदर यदि हम लोहे की कील को, लोहे की वस्तुओं को उसके अंदर रखते हैं, तो चुंबक उस लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वहाँ जो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार स्थिर आवेश के चारों ओर भी एक ऐसा क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में यदि हम लोग कोई दूसरा आवेश यदि लेके आते हैं, जो दूसरा आवेश हम लेके आते हैं उसको हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। दूसरा आवेश जो लेके आते हैं, तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो कूलम्ब बल का जो अनुभव अगर होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस क्षेत्र को हम लोग कह देते हैं विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र का विद्युत प्रवाह के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बारे में हम लोग इस भाग के अंदर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों, किसी स्थिर आवेश, ये अपना जो आवेश है ये स्थिर है, यानी इसका वेग है, इसकी चाल है, चाल कितनी है? 0। इस स्थिर आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ कूलम्ब बल का अनुभव हो। कूलम्ब बल बच्चों सदैव ही दो आवेशों के मध्य कार्यरत होता है। तो यहाँ पर एक आवेश दे रखा है, तो दूसरा जो आवेश होगा हम लोग बाहर से लेके आएंगे। बाहर से जो दूसरा आवेश लेके आते हैं बच्चों, उस आवेश को मैंने नाम दिया है परीक्षण आवेश। ठीक है बच्चों। अब यदि परीक्षण आवेश को अगर हम लोग अंदर लेके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों आवेशों के मध्य एक दूरी निर्मित हो जाती है। अगर दूरी निर्मित हो गई, तो यहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि कूलम्ब बल कार्यरत हो सकता है। कूलम्ब बल का सूत्र बच्चों हम लोग जानते ही हैं, F बराबर K Q नॉट Q बट्टा R स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ दोनों आवेश हैं वो समान प्रकृति के हैं, तो हमें पता है कि ये जो Q आवेश है, इस Q नोट आवेश को क्या करेगा? बाहर की ओर धकेलेगा। यहाँ हम लोग जो Q नोट जो आवेश लेके आते हैं बच्चों, ये अल्पमान का लेके आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखना बच्चों, इसका मान क्या है? अल्पमान का। अल्पमान का इसलिए लेके आते हैं बच्चों, मान लीजिए इसका मान यदि अधिक होता तो ये आवेश क्या करता? परीक्षण आवेश इसको धकेलता। हम लोग टेस्ट इसके ऊपर कर रहे हैं, इसलिए अल्पमान का आवेश लेके आते हैं। अगर कूलम्ब बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे? उस क्षेत्र को हम लोग कह देंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को बच्चों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? सदिश। तो इसलिए बच्चों हम लोग इस ई के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, जो ये विद्युत क्षेत्र है, ये सदैव धनावेश के कारण तो बाहर की ओर गमन करता है, और ऋणावेश के कारण सदैव अंदर की ओर गमन करता है। जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, ये बाहर की ओर बच्चों लंबवत होता है, यानी ये प्रत्येक स्थिति के अंदर ये लंबवत होता है, चाहे ये अंदर की ओर आए या फिर ये बाहर की ओर आए। फिर बच्चों अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है बच्चों, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत कूलम्ब बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इस स्थिर आवेश के चारों ओर निर्मित क्षेत्र के अंदर हम जो परीक्षण आवेश लेके आते हैं बच्चों, इस परीक्षण आवेश के ऊपर कितना कूलम्ब बल कार्यरत हो रहा है, इस परीक्षण आवेश के ऊपर जितना कूलम्ब बल कार्यरत होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये जो आवेश है ये अल्प होता है, इसलिए हम लोग बच्चों यहां पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब इसका मान है 0 के सन्निकट होना चाहिए, अल्प होना चाहिए इसका मान। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है? सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होगी। तो यहाँ ई का सूत्र हमें कुछ इस प्रकार का हम लोगों को प्राप्त होता है। अब हम लोग बच्चों इसका मात्रक अगर निकालना चाहें, तो मात्रक हम लोग बच्चों, यदि हमें सूत्र प्राप्त है, पता है, तो हम लोग इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसा कि बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलम्ब, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जिसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आ गया न्यूटन बट्टा कूलम्ब। आप लोग बच्चों ध्यान रखना, ये जो मात्रक निकला है, ये मात्रक होता है बच्चों आपका SI या MKS।
अगर हम लोग बच्चों इसका सीजीएस मात्रक अगर निकालना चाहें, सीजीएस मात्रक में क्या होता है बेटा, ये छोटी इकाई होती है, तो छोटी इकाई होगी तो उस स्थिति में न्यूटन का छोटी इकाई के रूप में जो मान होता है वो डाइन होता है बच्चों, और कूलाम का छोटी इकाई के रूप में जो मान होता है वो होता है स्टेट कूलाम। तो सीजीएस मात्रक हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्त होगा डाइन बट्टा स्टेट कूलाम। आप लोग इसके साथ में ये भी ध्यान रखें बच्चों कि एक कूलाम का मान कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ का मान होता है स्टेट कूलाम के तुल्य। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। तो आप लोग ध्यान रखना विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, हमें दिखाई नहीं देती हैं बच्चों, यह सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती है। जैसा कि बच्चों चित्र में दर्शा रखा है, यहाँ 2 धनावेश रखे हुए हैं अल्प दूरी के ऊपर। अगर यहाँ से हम लोग बल रेखाएं बनाना चाहें तो बल रेखाएं बाहर की ओर होगी बच्चों, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं बाहर की ओर होगी। इस चित्र को अगर हम लोग देखें बच्चों तो आप लोग जान पाओगे कि यहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, यहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है। दोनों समान आवेश है तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ से बल रेखाएं इस प्रकार से गमन करती है, यहाँ से इस प्रकार से गमन करती है। इनके मध्य बिंदु के ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। परंतु मान लीजिए ये तो समान प्रकृति के आवेश थे, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, एक प्लस हो एक माइनस हो, उस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जो होगी बच्चों धनावेश से ऋणावेश की ओर इस प्रकार से गमन करती है। यहाँ इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालें तो इसके यहाँ मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें 0 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जो होती है ये सदैव कैसी होती है, सतत होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ से ये बाहर की ओर गमन कर रही है और माइनस के कारण सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं क्या है, अंदर की ओर गमन कर रही है। इसके साथ बच्चों आप लोग एक चीज और ध्यान रखना, ये विद्युत बल रेखाएं जहां तक फैली हुई होती है वहां एक क्षेत्र का निर्माण करती है, एक सीमा का निर्माण करती है। उसी सीमा या उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों विद्युत बल रेखाओं के 4 गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती है। दूसरा इसका गुणधर्म है बच्चों विद्युत बल रेखाएं सदैव कैसी होती है, सतत होती है, बीच में से कहीं कटी हुई नहीं होती है। बीच में से कहीं विद्युत बल रेखाएं कटी हुई है इसका मतलब वहां बिजली का प्रवाह नहीं हो रहा, जो कि संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं अगर बिजली का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, सतत होगी। तीसरा गुणधर्म है बच्चों इसका कि 2 या 2 से अधिक विद्युत बल रेखाएं जो होती है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि बच्चों यदि एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु के ऊपर हमें ऐसा दिखाई देता है कि विद्युत बल रेखाएं 2 दिशाएं दिखाई देती है, जो कि क्या होता है, असंभव होता है। जैसे कि हम लोग इस चित्र से समझ सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं यहाँ एक धनावेश है, यहाँ एक ऋणावेश है। एक बल रेखा है बच्चों इस प्रकार गई और दूसरी बल रेखाएं कुछ इस प्रकार गई, मान लेते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या हुई, दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु कौन सा है बच्चों, ये बिंदु है कटान बिंदु। तो इस कटान बिंदु से अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है बच्चों कि एक विद्युत बल रेखा है तो कटान बिंदु से इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में जा रही है। तो इस कटान बिंदु से हमें 2 बल रेखाएं दिखाई दे रही है, जो कि क्या होता है बच्चों, जो कि असंभव होता है। ये एक तरह से शॉर्ट सर्किट वाली स्थिति हो गई। यानी हमारे परिपथ का लघु पतन हो गया, तो जो कि क्या होता है बच्चा, असंभव होता है। इसके बाद में बच्चों चौथा इसका जो गुणधर्म है वो ये है कि अगर विद्युत बल रेखाओं के ऊपर यदि हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा इस बात की ओर इंगित करती है कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लेते हैं एक आवेश है, एक आवेश है, कुछ विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से जा रही है। यदि हम लोग इस बिंदु के ऊपर, मान लेते हैं इस बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं बच्चों, इस बिंदु पर यदि हम लोग स्पर्श रेखा खींचे, मान लेते हैं स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं बच्चों, जो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो स्पर्श रेखा हम लोगों ने खींची है ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है बच्चों, हम लोग एक केंद्र बिंदु है जहां पर हम लोगों ने एक आवेश ले रखा है।
प्लस क्यू, इस बिंदु को ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। इससे आर दूरी पर हम लोगों ने, ये वाली जो दूरी है बच्चों, ये दूरी आर है, इस दूरी के ऊपर हम लोगों ने एक बिंदु लिया है पी, जहां हम लोग विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को ही बच्चों हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बच्चों, आप लोग बच्चों ध्यान रखना, इस बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक परीक्षण आवेश मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F बट्टा Q0। होता नहीं होता बच्चों, यहां पर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसका तात्पर्य है कि आपका जो ये परीक्षण आवेश है, ये क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। तो हम इसे सरलता की दृष्टि में इसको हम लोग बच्चों कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे बच्चों जो F है, इस F को हम लोग क्या बोलते हैं, F को हम लोग बोलते हैं कूलाम बल। और जैसा कि बच्चों हमें पता है कि जो कूलाम बल जो होता है, ये दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल होता है। तो हमें कूलाम बल निकालने के लिए दो आवेशों की आवश्यकता पड़ती है। ये आवेश तो बच्चों हम लोगों को दे रखा है, इसलिए हम लोग जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु पर हम लोग किसकी कल्पना करते हैं, परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु P पर क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों, जैसा कि चित्र में बता रखा था, सर्वप्रथम हम एक बिंदु आवेश Q लेते हैं, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अब बिंदु P पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, Q और Q0 के मध्य कूलाम बल, यानी इसके और इसके मध्य कूलाम बल, जिसका मान कितना आता है बच्चों, इसके मध्य मान आ जाएगा K Q0 बट्टा में R²। ये हमें पता है, इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद में बच्चों हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है ये, E बराबर F बट्टा Q0। F का मान समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं। समीकरण 1 से F का मान क्या है बच्चों, F का मान है K Q0 बट्टा R²। ये मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ रखेंगे, ये Q0 तो ऐसा का ऐसा बच्चों, और ये F का मान हम लोगों ने यहाँ रख दिया। Q0 से Q0 को हम लोग कट कर देंगे, हमारे पास में ये E का मान प्राप्त हो गया KQ बट्टा R²। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है, ये मान कितना होता है, ये मान होता है बच्चों E बराबर KQ बट्टा R²। आसान सा है बच्चों, कूलाम बल की सहायता से हम लोग ये मान निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी, कूलाम बल देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखी, कूलाम बल का मान लिखा और इस प्रकार से हल किया, हमें इस प्रकार का मान प्राप्त हो गया। अगर बच्चों हम लोग E और R² के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना बच्चों, E और R² के बीच में हम लोग अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों देखो E और R² ये व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपका ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस प्रकार का आता है। अगर E और R² के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो ये ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का आता है। यदि बच्चों हम लोग E और R² के अंदर, E और 1/R², इसके अंदर अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ऐसी स्थिति के अंदर, यहाँ तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध था, पर 1/R² करेंगे तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, समानुपाती संबंध हो जाएगा। और समानुपाती संबंध का ग्राफ कैसा आता है, सीधा ग्राफ आता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, E और R² का ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती आएगा और E और 1/R² का ग्राफ कैसा आएगा, समानुपाती रूप से ग्राफ आएगा। अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, ये E KQ बटा R² था, अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, यहाँ तो आपका सदिश का चिन्ह आ जाएगा। अब सदिश का चिन्ह आया तो यहाँ भी हमें दिशा बतानी होगी बच्चों। तो यहाँ इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ दिशा अगर प्लस का आवेश है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया बाहर की ओर या फिर OP की दिशा में। OP भी आप लोगों का क्या है बच्चों, OP भी आप लोग अगर इस चित्र के अंदर देखोगे तो ये भी बाहर की ओर ही प्रदर्शित हो रहा है OP। तो विद्युत क्षेत्र आपका कहाँ होगा, बाहर की तरफ होता है। इसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो दो परिमाण में समान एवं विपरीत दिशा के दो आवेश जो अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के आवेशों के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव के अंदर आपके दो आवेश होंगे,
एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ पर आवेश का जो परिमाण है, परिमाण क्या है, समान है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर जो आवेश रखा है वो भी क्यू है, यहाँ इस बिंदु पर जो आवेश रखा है वो भी क्या है, क्यू है। दोनों के परिमाण समान है, दोनों क्यू क्यू मान के हैं। ये वाला आवेश प्लस का है, ये वाला आवेश माइनस का है। तो दोनों जो आवेश हमारे परिमाण में तो क्या होने चाहिए, समान, परंतु दिशा में कैसे होनी चाहिए, विपरीत। अगर इस प्रकार के दो आवेश हमारे पास में है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की परस्पर अल्प दूरी है, वो क्या है, 2a हो। ठीक है, जैसा कि चित्र में 2l लिख रखा है, तो आप लोग ध्यान रखना परस्पर दूरी क्या है, 2l हो। दोनों के बीच की दूरी 2l अगर हो तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है, ऐसे युग्म को बच्चों हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके बाद में बच्चों अगला टॉपिक अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जो विद्युत द्विध्रुव अपना था बच्चों, उस विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, परिमाण में कोई एक आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लिया बच्चों और दोनों के बीच की अल्प दूरी ले ली। दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों, अगर अल्प दूरी को अगर हम लोग 12 से प्रदर्शित कर रहे हैं तो गुणा में क्या आ जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर दोनों के बीच की अल्प दूरी को हम लोग 2a से प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों के बीच की अल्प दूरी को बच्चों अगर हम लोग 2a से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपना सूत्र क्या आ जाएगा, q इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, P से प्रदर्शित कर रहे हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अपनी दिशा होगी। इसकी दिशा ध्यान रखना बच्चों, सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। जहां हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, जबकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव कैसी होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अगर हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बच्चों अगर निकालना चाहें तो मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास में जो ये Q है, Q तो क्या है बच्चों, आवेश, और जो ये 2l या 2a जो है ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास में दूरी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आएगा बच्चों, मात्रक आ जाएगा, आवेश का मात्रक तो क्या होता है, कूलाम, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। और ये मात्रक कैसा है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखना ये मात्रक आपका है SI मात्रक या फिर MKS मात्रक। आप इसका छोटी इकाई वाला मात्रक भी बता सकते हैं, सीजीएस का मात्रक बताएंगे तो कूलाम का सीजीएस में क्या होता है, स्टेट कूलाम, और दूरी का क्या होगा, सेंटीमीटर। तो सीजीएस में इसका मात्रक आ जाएगा स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यह सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर, और SI MKS मात्रक क्या है, ये वाला। इसके बाद में बच्चों ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग बच्चों ध्यान रखना, मान लेते हैं हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार का है जिसके बीच की दूरी है 2l। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों हम लोग इसकी x पर, इसकी x का मतलब हो गया बच्चों इसके केंद्र से इधर वाली दूरी, इधर वाली दूरी के ऊपर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। और बच्चों हम लोग निरक्ष पर, निरक्ष का मतलब है इसके केंद्र से ये वाली दूरी, यहां पर हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो दो मान है हम लोग, वो हम लोग इसका ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लेते हैं इसके अंदर हम लोग लेते हैं इसके x के ऊपर, हम लोग इस प्रकार से द्विध्रुव बनाते हैं, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी है 2l। इसको नाम दे देते हैं a, इसको नाम देते हैं b। इसके केंद्र O से यहां तक बेटा एक r दूरी लेते हैं हम लोग, इस r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जहां हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। सिंपल सा है। तो जैसा मैंने चित्र बनाया इसी प्रकार हम लोग भाषा के अंदर लिखेंगे। भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चित्र में भी यही किया था, सबसे पहले अपन ने चित्र में भी यही किया था। ठीक है, जब भी विद्युत द्विध्रुव लिखो तो ब्रैकेट में बेटा कुछ इस प्रकार से लिख दिया करो, विद्युत द्विध्रुव के ब्रैकेट में लिख दिया करो प्लस माइनस क्यू, और उसके बीच की जो दूरी है 12, ऐसे लिख दिया करो। फिर हम लोगों ने क्या किया बेटा, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, इसका केंद्र O मान लेते हैं, इसके केंद्र से R दूरी पर मान लेते हैं ये यहां तक है, तो R दूरी ऊपर भी इसको मिला देते हैं। एक बिंदु P लेते हैं जैसा कि दर्शा रखा है बच्चों, R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां हम लोग क्या करेंगे, जहां विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। जैसा जैसा अपन ने चित्र में किया उसी प्रकार से हम लोग इसकी भाषा लिख देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद में बच्चों जैसा कि हमें पता है बिंदु आवेश के कारण
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था KQ बट्टा R स्क्वायर आता है। तो इसी सूत्र का बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसी सूत्र का अगर हम लोग उपयोग करते हैं इसके अंदर, कुछ इसी प्रकार का चित्र था बच्चों ये। तो आप लोग बताओ बेटा, इसको मैं बोल रहा हूं A, इसको बोल रहा हूं B। अगर बच्चों मैं इसकी वजह से यहां पर आवेश आपका कितना है, यहां पर बच्चों आपका आवेश है इस वाले पॉइंट के ऊपर, इस वाले पॉइंट पर आपका आवेश है -Q। इसके कारण बच्चों, इस आवेश के कारण मैं यहां से यहां तक, इस बिंदु तक अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहूं तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का बिंदु आवेश हो गया बच्चों। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, यहां से आप देखो ये वाली दूरी तो है बेटा आप लोगों की 2L, ये है इसका केंद्र बिंदु। तो ये वाली दूरी आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी है L और यहां से यहां तक की दूरी है L। हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो हम लोग निकाल सकते हैं बेटा। यहां से यहां तक की दूरी तो है R और ये वाली दूरी है L, तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी L + R। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इसके कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ इस प्रकार का आएगा, KQ बट्टा R + L का होल स्क्वायर। वैसे KQ बटा R स्क्वायर होता है, यहाँ R कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी है L + ये L और ये वाली दूरी R, तो ये आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर। दिशा देखेंगे तो आपको पता है बेटा, माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होता है, अंदर की ओर होता है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की ओर। ये पहला वाला बिंदु है तो इसका विद्युत क्षेत्र अपन क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र आपका आ जाएगा E1 बराबर KQ बटा R + L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, यानी P से A की ओर, तो इसकी दिशा हो जाएगी PA की दिशा में। सिंपल सा है, इसे हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं इस B वाले पॉइंट के ऊपर, इस B वाले पॉइंट के ऊपर जो आवेश है, इसकी वजह से यहां अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहूं बेटा, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहूं तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये वाली दूरी कितनी है। जैसा कि हमें पता है ये यहां से यहां तक की दूरी 2L है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी आएगी बच्चों L, और ये दूरी भी कितनी आएगी L। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R। हमें दूरी कितनी चाहिए, हमें इस आवेश से यहां तक की दूरी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम लोग R में से ये जो L वाली दूरी अगर घटा दें तो हमें ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इस बिंदु आवेश से इस दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ज्ञात कर सकते हैं। जो कितना आएगा, जो मान आएगा बेटा +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान आएगा E2 बराबर, इस वाले को B वाले को हम लोग क्या मान रहे हैं, B वाले को हम लोग E2 मान लेते हैं। तो ये आएगा KQ बट्टा R - L का होल स्क्वायर। सिंपल सा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इसकी दिशा किधर होगी बेटा, ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर, BP की दिशा में। इसे हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यानी इस बिंदु के ऊपर बच्चों इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र तो आया E1 और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या आएगा E2। E1 अंदर की ओर और E2 बाहर की ओर। तो दो विद्युत क्षेत्र बिंदु P के ऊपर हमें प्राप्त हो गए हैं। अब हम बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, यह मान आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा बेटा, E2 - E1। क्या प्राप्त होगा बेटा, E2 - E1। E2 - E1 ही क्यों किया बच्चों, क्योंकि E2 इसकी वजह से है, तो यहाँ की दूरी कम है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो नॉर्मली सूत्र होता है बेटा, नॉर्मली सूत्र ये होता है KQ बटा R स्क्वायर। यानी ये दूरी कम होगी तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से ये दूरी कम है, इसलिए यहाँ का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। कौन सा बेटा, B पॉइंट वाला। B पॉइंट वाला विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E2, तो ये ज्यादा होगा। जबकि ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, कम होगा, क्योंकि ये दूरी ज्यादा है।
E1 वाली यहाँ का यहाँ E1 था ना, तो ये दूरी ज़्यादा है, अगर दूरी ज़्यादा होगी तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो E1 जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कम होगा, E2 वाला विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो वो इस सूत्र से प्राप्त हमें होगा। E2 माइनस E1, ये E2 वाला मान और ये E1 वाला मान दोनों इसके अंदर रख कर हम लोग हमारे एक्सीय स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 व 2 का मान रखेंगे तो कुछ इस प्रकार का मान हमें प्राप्त होगा। E2 का मान तो आपके पास में ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है और E1 का मान r प्लस एल का होल स्क्वायर है। ये मान हम लोगों ने रख दिया। रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें भी KQ है, इसमें भी KQ है, तो KQ को तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार का मान हम लोगों को प्राप्त होगा। देखिए बेटा, ये कुछ इस प्रकार का मान है, KQ बट्टा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बट्टा r प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे KQ दोनों में कॉमन है बेटा, KQ को तो बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे r माइनस एल के होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस सूत्र का, इसका भाग लगाएंगे तो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। सिंपल से इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं बच्चों, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का मान आप लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार का r प्लस एल के होल स्क्वायर को अगर आप लोग ओपन करोगे तो ये वाला मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। r माइनस एल के होल स्क्वायर को आप लोग ओपन करोगे बच्चों तो ये वाला मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, हमें पता है बच्चों, पर ये वाला जो कोष्टक है बेटा, ये वाले कोष्टक के बाहर माइनस है। अगर आप लोग यहाँ से कोष्टक हटाओगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अंदर के चिन्ह परिवर्तित होंगे तो r स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे तो r स्क्वायर इससे कट, एल स्क्वायर इससे कट, ये 2rl और 2rl आपस में जुड़ जाएंगे जो कितने हो जाएंगे, 4rl, 4rl ये हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोग देखते हो बेटा, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपस में गुणा हो रहे हैं। गुणा कौन हो रहे हैं, सूत्र बनता है बच्चों यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ सूत्र बनता है a प्लस बी। ये आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, गुणा हो रहे हैं। अगर आपस में इनको गुणा करते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर इनकी घात लग रही तो स्क्वायर इनकी घात लगा दो। a हमने किसको माना, r को माना, b किसको माना, l को माना। तो यहाँ पर बट्टा के अंदर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो ये द्विध्रुव है, हमारा जो ये द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, इनके बीच की दूरी है अल्प। अगर 2l का जो मान है ये यदि अल्प दूरी है तो हम लोगों को पता है आपका जो l होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, l आपका अत्यल्प होगा। और यदि हम लोग इस l की तुलना किससे कर रहे हैं, l की तुलना कर रहे हैं बेटा यहाँ के अंदर o से r दूरी पर, इस r दूरी से अगर हम लोग कल्पना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इस l की, यानी इस l की इस r से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो l है वो इस r की तुलना में क्या है, बहुत ही छोटी राशि है। तो बहुत ही छोटी राशि है, तो इस छोटी राशि का अगर आप लोग स्क्वायर करो, ध्यान रखना बच्चों ये इतनी छोटी राशि है कि ये दशमलव के अंदर है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, दशमलव का यदि आप लोग स्क्वायर करते हो तो वो और छोटी राशि बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एल स्क्वायर को लगभग किसके बराबर मान लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। जब इसे 0 के बराबर मानेंगे तो ये वाली राशि के कुछ महत्व रहेगा ही नहीं। तो आर स्क्वायर की घात क्या है, स्क्वायर, ये घात आर स्क्वायर पे लगेगी, आर स्क्वायर पे लगेगी तो घात कितनी हो जाएगी, आर की घात 4 हो जाएगी। आगे हमें पता है एक आर से एक आर को कट करेंगे तो एक मान कितना प्राप्त होगा, ये मान आपको प्राप्त होगा KQ इंटू 4l बट्टा में r क्यूब। इसके बाद में बेटा जो ये 4l वाला जो मान है, इस 4l को बेटा मैंने क्या लिख सकता हूँ, 4l को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 4 को जो 2 गुणा 2 है, इस 1 2 को तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ और 1 2 को इसके साथ में लिख देता हूँ। ऐसे मैंने क्यों किया, ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता है Q इंटू 2l बराबर क्या होता है, P, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम लोगों ने ये मान कुछ इस प्रकार लिख लिया, क्योंकि Q2l की जगह मैं क्या लिखूंगा, P लिख दूंगा। तो मेरे पास में ये सूत्र प्राप्त हो गया 2kp बट्टा r क्यूब। अगर इस मान को बच्चों में सदिश रूप के अंदर लिखना चाहूं
तो सदिश रूप में बच्चों ये मान किस प्रकार से प्राप्त होगा? सदिश रूप में बच्चों ये मान आपका कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ भी तीर का निशान लगा दिया, पी पे भी तीर का निशान लगा दिया, क्योंकि हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश होता है और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश होता है। इसके बाद में बच्चों मैं इस ई और आर क्यूब के मध्य ग्राफ खींचता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना, ई और आर क्यूब का संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जब संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपका ग्राफ कैसे आएगा? तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर यही ग्राफ बच्चों में मान लो यही ग्राफ में ई और 1/r क्यूब के बीच में खींचूं, तो ध्यान रखना बच्चों r क्यूब आपका व्युत्क्रमानुपाती है, जबकि 1/r क्यूब करेंगे तो संबंध कैसा हो जाएगा? समानुपाती संबंध हो जाएगा। और समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? सदैव सीधा आएगा। इसके अंदर बच्चों अगर मैं ई और पी के बीच में भी ग्राफ खींच सकता हूं जो कि समानुपाती है, ई और के बीच में भी ग्राफ खींच सकता हूं बेटा, आप लोग इसका भी ध्यान रखना। तो ये अपन ने देख लिया। अगर मैं के बीच में और पी के बीच में खींचूं, तो अगर मैं पी के बीच में खींचता हूं बेटा, तो आप लोग ध्यान रखना ये एक प्रकार का समानुपातिक संबंध है और समानुपाती का ग्राफ कैसे आता है? सीधा आता है। अगर मैं ई और के बीच में ग्राफ खींचूं, तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, के तो क्या है? के एक नियतांक होता है, स्थैतिक बल नियतांक होता है, जिसका मान कितना है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। तो ये मान बेटा क्या है? फिक्स है। जो मान नियत होता है उसका ग्राफ सदैव ही इस प्रकार से आता है। ठीक है। इसके बाद में बेटा द्विध्रुव के कारण हम लोगों ने x के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देख लिया, जो मान हम लोगों को प्राप्त हुआ है 2kp/r³। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें कितना प्राप्त होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, जैसा कि इसमें चित्र में दर्शा रखा है, हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है -q +q, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12। पिछले भाग में तो अपन ने क्या किया था बेटा, इसके केंद्र से इसके x के ऊपर r दूरी ली थी, जहां बिंदु P लिया था, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके केंद्र से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे, जहां क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस बिंदु P पर इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर इस बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। और फिर बिंदु P पर दोनों के विद्युत क्षेत्र के मान आ गए, तो फिर हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं बेटा, जैसा जैसा चित्र मैंने बनाया उसी प्रकार से हम इसकी भाषा लिखेंगे। तो इसकी भाषा लिखने में आप लोग ध्यान रखना, सर्वप्रथम हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। जब भी मैं विद्युत द्विध्रुव का नाम लूँ तो आप लोग ध्यान रखना उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? +-q कॉमा लगा के 12 क्या है? दोनों के बीच की दूरी। विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है। फिर जिसके केंद्र O से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में बेटा हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कहती है kq/r²। कहती है नहीं कहती है? अब हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या करेंगे, इस आवेश के कारण -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो आप लोग बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ये वाली दूरी तो है बच्चों r, द्विध्रुव के मध्य की दूरी है 2l। तो आपको पता है पूरी दूरी 2l है, तो ये वाली दूरी l हो जाएगी, ये वाली दूरी l हो जाएगी। तो यहां से बेटा ये वाली जो दूरी है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक त्रिभुज सा बन गया बेटा। यहाँ पे ये दूरी r है, ये दूरी l है। तो बेटा हम लोग ये वाली दूरी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, ये वाला भाग तो हो गया लंब, ये वाला भाग हो गया बेटा आधार, और ये वाला भाग हो गया बेटा कर्ण। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है कर्ण का स्क्वायर यानी इस वाले भाग का जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम लोग कर्ण का मान ज्ञात करना चाहें तो कर्ण का मान हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ठीक है बेटा। तो ये वाला भाग हम निकाल सकते हैं। हम लोग इस -q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो इसके बीच की दूरी कितनी आएगी? इसके बीच की दूरी आ जाएगी r² + l²। यानी इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? kq/r²। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान आएगा E1 = kq/, बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा r² + l²। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा माइनस आवेश है तो अंदर की ओर होगी, तो इसकी दिशा होगी अंदर की ओर। इस बिंदु को A अगर माने तो इसकी दिशा क्या आ जाएगी? PA की दिशा में।
सिंपल सा बेटा, जैसा कि इसमें दिखा रखा है बेटा, पी ए की दिशा के अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया उस त्रिभुज के अंदर, ये आपका कर्ण हो गया, आधार और लंब का स्क्वायर करेंगे तो कुछ इस प्रकार का मान आप लोगों को प्राप्त होगा। ये आपका एपी है बेटा, एपी का स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण अगर निकालना चाहते हैं, अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे तो ये दूरी भी क्या है बेटा, यही वो कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये दूरी भी क्या आ जाएगी, ये दूरी भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर आएगी। तो इसकी वजह से अगर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं E2, तो इसका मान कितना आएगा बेटा, इसका मान भी कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा के क्यू बट्टा इस दूरी का स्क्वायर, जो कि लगभग हमें इतना ही प्राप्त होगा बेटा, के क्यू बटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी बेटा, ये आवेश आपका प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, तो इसकी दिशा होगी बी पी की ओर, और इसकी दिशा कहाँ आ रही थी, पी ए की ओर। तो हम लोग अगर यहाँ देखते हैं बिंदु पी के ऊपर अगर हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो हम पाते हैं बच्चों कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है, हमारा जो विद्युत क्षेत्र है E2 वाला जो विद्युत क्षेत्र आया के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E1 वाला जो विद्युत क्षेत्र आया बच्चों के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों परिमाण में क्या है बेटा, दोनों परिमाण में समान है, परंतु दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। एक बेटा ऐसे बाहर की ओर जा रहा है, एक बेटा इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों विद्युत क्षेत्र जो हमें प्राप्त हुए हैं बेटा E1 और E2, दोनों परिमाण में क्या है, दोनों परिमाण में समान है, परंतु दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटकों का उपयोग करते हैं, यानी दोनों विद्युत क्षेत्रों को घटकों के अंदर वियोजित करते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है एक विद्युत क्षेत्र तो बेटा अपना इस प्रकार है और एक विद्युत क्षेत्र अपना क्या बेटा इस प्रकार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र को भी घटकों में वियोजित करेंगे और इस विद्युत क्षेत्र को भी क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, इसको घटकों में वियोजित करेंगे तो ये तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक और ये इसका क्या है, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक सदैव साइन के रूप में आता है और क्षैतिज घटक सदैव कोस के रूप में आता है। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 साइन थीटा और इसका क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 कोस थीटा। सिंपल है बेटा। ऐसे ही बेटा E2 को अगर हम लोग घटकों में वियोजित करेंगे तो आप लोग ध्यान रखना बेटा, ये तो है इसका क्षैतिज घटक और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक कोस के रूप में आएगा तो E2 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, E2 साइन थीटा। ठीक है, घटकों के रूप में हम लोगों ने देख लिया, ऊर्ध्वाधर सदैव साइन के रूप में आएगा, क्षैतिज सदैव कोस के रूप में आएगा। जब इनको घटकों में वियोजित करते हैं तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि इनका जो ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो परिमाण में समान है, क्योंकि E1 और E2 के मान क्या है, दोनों के बराबर है। E1 का मान भी बेटा के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था और E2 का मान भी क्या था, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। इसमें भी साथ में साइन थीटा लगा हुआ है और इसमें भी क्या है, साथ में साइन थीटा लगा हुआ है। तो दोनों मान क्या है बच्चों, दोनों मान परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वाधर घटकों का जो प्रभाव है वो परस्पर क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो इनका प्रभाव तो परस्पर क्या हो जाएगा बेटा, निरस्त हो जाएगा। तो बिंदु P पर हमें पूछे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र केवल और केवल हमें विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होता है। तो दोनों ही विद्युत क्षेत्र के कारण जो क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में, इसलिए बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, दोनों का योग हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब E1 और E2 के मान है बेटा, हम लोग पीछे की जो निकाल चुके हैं वहां से हम लोग E1 और E2 के मान रख सकते हैं। E1 का मान तो क्या है, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही मान किसका बेटा, यही मान आपका E2 का है। तो दोनों मान समान है, तो मैं इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको 2 से गुणा कर सकता हूं, के क्यू कोस थीटा बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों यहां पर जो कोस थीटा वाला का जो मान है बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखना, बच्चों कि ये वाला जो कोण है बच्चों ये थीटा है। अगर इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज के अंदर अगर मैं कोस थीटा का मान निकालना चाहूं तो कोस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण।
तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा तो क्या है बेटा, ये वाली भुजा तो है लंब, ये वाली भुजा है आधार, और ये वाली भुजा क्या है, कर्ण। ये वाला मान आपका r है, ये वाला मान आपका l है, और ये वाला मान क्या है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट को। तो यहां से आधार बट्टा अगर आप लोग कर्ण करते हो तो आधार तो आपका l है, कर्ण आपका क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर l स्क्वायर की घात 1/2। ये आपका कोस थीटा का मान आ जाएगा बेटा। इस कोस थीटा के मान को बेटा इस सूत्र की सहायता से अगर हम लोग यहां लिखे तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा अगर आप लोग देखो तो यहां देखो बेटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1 है, कुछ नहीं दे रखा होता है हम लोग 1 ले सकते हैं। यहाँ l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1/2। यदि आधार आधार सेम होता है तो घातें परस्पर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो घातें परस्पर जुड़कर इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2kq बट्टा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, घाते जोड़ें एक और हाफ को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना 3/2। तो इस प्रकार का मान हम लोगों को प्राप्त होगा। इसके बाद में बेटा हम लोगों को पता है जो द्विध्रुवों के बीच की दूरी जो 12 है वो दूरी क्या होती है, अल्प दूरी होती है। अगर 12 दूरी अल्प है तो l आपकी क्या होगी बेटा, l आपकी अत्यल्प हो जाएगी। अगर l आपकी अत्यल्प है तो l को अगर हम लोग r से अगर तुलना करते हैं -q प्लस q, ये इसका केंद्र बिंदु, दोनों के बीच की दूरी है 12, केंद्र से ये वाली दूरी l, ये वाली दूरी l, यहां से जो r दूरी पर बिंदु P लिया था बेटा, मैं इस r को और इस l को तुलना कर रहा हूं। तो 12 वैसे ही अल्प है, l और अत्यल्प होगी, तो r और l की अगर मैं तुलना करता हूं तो मैं पाता हूं कि r वो है l से बहुत ज्यादा मान है। तो ऐसी स्थिति में जो l जो है आप लोगों का l स्क्वायर जो है ये लगभग हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, क्योंकि l इतना न्यूनतम हो जाता है, ये दशमलव में मान आता है, दशमलव का अगर वर्ग करते हैं तो ये लगभग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में l स्क्वायर का मान क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये जो घात है ये r स्क्वायर पे लगेगी बेटा, r स्क्वायर पे लगाएंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, नीचे घात क्या बचेगी, 3 बचेगी। और साथ ही बच्चों ये वाला जो मान आप लोगों को दे रखा है kq इंटू 12, तो ये जो है q इंटू 12 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं। तो हमारे पास में जो मान है वो कुछ इस प्रकार से मान हम लोगों को प्राप्त होगा। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो बच्चों इसको अगर मैं सदिश रूप में अगर लिखना चाहूँ तो ये मान आपका प्राप्त होगा E बराबर KP बट्टा R3। ठीक है, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो बच्चों हमें पता है E और R3 में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। और ये वाला ग्राफ बच्चों में E और 1/r³ में बनाना चाहूँ तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, समानुपातिक ग्राफ प्राप्त होता है। अगर मैं इस निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तुलना अक्षीय विद्युत क्षेत्र से करूं तो मैं पाऊंगा कि अक्षीय विद्युत क्षेत्र का मान तो कितना आया था, 2kp/r³, और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र का मान कितना आया, kp/r³। दोनों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि अक्षीय जो विद्युत क्षेत्र है ये निरक्षीय विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसके बाद में देखते हैं बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण का मान देखते हैं कि कितना बल आघूर्ण कार्यरत होता है। तो हमारे पास में एक समान जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लोग एक द्विध्रुव रखते हैं बेटा, इस प्रकार से एक द्विध्रुव रख देता हूं। ये है -q, ये है +q, दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को पता है बेटा कितनी होती है, 12। ये जो द्विध्रुव रखा गया है बेटा आप लोग ध्यान रखना, ये विद्युत द्विध्रुव रखा गया है थीटा कोण के ऊपर। अब इस विद्युत द्विध्रुव के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कितना बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण का मतलब है कि जैसे हम लोग हमारे इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमारे इस द्विध्रुव के अंदर घूर्णन प्रारंभ हो जाता है। हमारा जो ये द्विध्रुव है ये घूमने लग जाता है। तो घूमने लग जाता है तो उस स्थिति में इस पर जो बल लगता है उस बल को हम लोग क्या कह रहे हैं, बल आघूर्ण कह रहे हैं। तो हम लोग यही मान निकालेंगे कि बल आघूर्ण का मान कितना होता है। जैसा कि हमें पता है बच्चों जो बल आघूर्ण होता है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं टो से, ऐसे चिन्ह से हम लोग बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है बल गुणा दोनों आवेशों के मध्य की लंबवत दूरी। तो हमें पता है बच्चों हमारा जो आवेश है
इस आवेश को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है बेटा? एकांक आवेश पर कार्यरत बल को F बट्टा Q। तो यहां से अगर मैं F का मान निकालूं तो Q को इधर भेज दो तो ये मान आएगा QE। तो हमारे इस आवेश के ऊपर जो बल लग रहा है बेटा, वो बल का मान कितना है? QE, जिसकी दिशा क्या होगी? इस प्रकार से। ऐसे बेटा माइनस वाले के ऊपर अगर हम लोग बल निकाले तो माइनस वाले की दिशा क्या होगी? इधर, माइनस QE। ठीक है। प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसकी दिशा होगी, माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसकी दिशा होती है। ये हमारे पास में बल है। अगर हम लोग बल की बात करें तो बल जो हमारे हैं वो परिमाण में समान है। दोनों बल हमारे QE बल है बेटा, एक QE है, ये भी QE है। बस ये वाला बल प्लस का है, ये वाला बल किसका है? माइनस का। तो परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। अगर हम बात करें कि यहाँ परिणामी कूलम्ब बल कितना कार्यरत हो रहा है तो परिणामी कूलम्ब बल कितना है? 0 प्राप्त हो रहा है बेटा। फिर भी परिणामी कूलम्ब बल 0 प्राप्त हो रहा है, उसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो द्विध्रुव है उसमें क्या हो रहा है? घूर्णन हो रहा है। घूर्णन होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण कार्यरत हो रहा है। और बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी। यहाँ बल तो क्या आ जाएगा बेटा? बल तो आ जाएगा QE। और लंबवत दूरी क्या होगी बेटा? लंबवत दूरी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ चित्र के अंदर दर्शा रखा है, इस लंबवत दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? Y से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा लंबवत दूरी खींचने से हमें एक त्रिभुज की प्राप्त होता है। जैसा कि इस चित्र में हम लोगों ने दर्शा रखा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज सा प्राप्त होता है। ये वाली दूरी तो कितनी है? 12। ये वाला जो कोण है बच्चों, ये यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी ये कोण आपका थीटा ही होगा। तो यहाँ से ये वाली दूरी हम लोगों ने y ले रखी। यहाँ से यदि मैं साइन थीटा का मान निकालना चाहूँ, साइन थीटा का जो कि मान कितना होता है बेटा? साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा करण। तो यहाँ से बेटा लंब तो क्या हो जाएगा? y, और करण क्या है बेटा? 2l। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से y का मान आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो लंब और दूरी का मान कुछ हम लोग इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें दर्शा रखा है। सर्वप्रथम हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं। ठीक है, जैसा जैसे हम लोग लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। सर्वप्रथम हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में चित्रानुसार थीटा कोण पर स्थित करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र है तो कुछ इस प्रकार का हो गया बेटा। इसको थीटा कोण पे रखेंगे तो इसका चित्र को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला हो गया -Q, ये हो गया +Q। इनके बीच की दूरी है 2l। ये वाला कोण हो गया थीटा। ठीक है, हम जानते हैं कि बल आघूर्ण की परिभाषा से, बल आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? टो बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। बल का मान क्या है बेटा? QE। इसके ऊपर भी QE बल लग रहा है और इस पर भी बल कौन सा लग रहा है? QE बल लग रहा है। बस फर्क इतना ही है, प्लस वाला जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस वाला विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। बल लिख दिया। फिर लंबवत दूरी, लंबवत दूरी होगी बेटा ये वाली, जिसको हम लोग y से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर y का मान निकालना है तो यहाँ जो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, यहाँ जो ये त्रिभुज का निर्माण हुआ है बच्चों, इस त्रिभुज से हम लोग y का मान ज्ञात करते हैं। त्रिभुज से y का मान ज्ञात करेंगे तो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा करण। यहाँ से लंब तो है आपका y और करण आपका क्या है? 2l। तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा, इसको इधर गुणा में भेज देंगे तो y का मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसके बाद में बच्चों आप लोगों को पता है q और 2l को अगर मैं परस्पर गुणा करूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? मेरे को p प्राप्त होगा। तो q और 2l की जगह p लिख देंगे तो आपका मान आ जाएगा p e साइन थीटा। तो ये आपके पास में बल आघूर्ण का मान आप लोगों को प्राप्त होता है। अगर इस मान को अगर मैं सदिश रूप में अगर लिखना चाहूँ तो आप लोग ध्यान रखना बच्चों, ये जो टो बराबर पी ई साइन थीटा था, इसको अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो आपका जो साइन थीटा है ये क्रॉस में बदल जाएगा, इधर आपका पी इधर आपका ई। तो सदिश रूप में हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं। इसके बाद में बच्चों कुछ स्थितियां हैं। स्थितियां कुछ इस प्रकार से है बेटा, यदि मैं थीटा का मान 0 ले लूँ, थीटा का मान अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरे को पता है बेटा साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण का मान भी 0 प्राप्त होगा। यदि थीटा का मान मैं 90 डिग्री ले लूँ बेटा, थीटा का मान 90 डिग्री लेने पे मेरे को पता है बेटा साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण का मान क्या होगा? ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण का मान आ जाएगा बेटा PE, जो कि क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है। अगर मान लो बेटा मैं थीटा का मान 180 डिग्री ले लूँ तो आप लोगों को पता है साइन 180 का मान भी कितना होता है? साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में भी टो का मान क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो आप ध्यान रखना बल आघूर्ण का जो मान होता है वो थीटा बराबर 0 पर न्यूनतम होता है और थीटा बराबर 90 पे क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम का मान कितना आता है? PE मान आता है। तो ये
तो ये आज हमने देखा कि किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखा। साथ ही हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित करते हैं तो उस स्थिति के अंदर बल आघूर्ण का मान क्या प्राप्त होता है। थैंक यू।